जैसा कि पिछले क्लास में अपने देखा था, बायोमसी का फॉर्मूला होता है रो वी जी। बायोमसी का फॉर्मूला होता है रो वी जी, मतलब जितना वॉल्यूम आप पानी में खाओगे वो वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। जो पानी में जाएगा उसके खुद के वॉल्यूम के बराबर पानी मान लिया जाएगा। अगर आप इतना पानी में गए हो तो हम ये मान लेंगे कि आप इतना ही पानी हो। अगर आप पूरा ही पानी में गए हो तो हम ये मान लेंगे कि आप पूरा पानी हो, और आप पे क्या फोर्स लगा देंगे, रो वी जी, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। अगर पूरा डूबा हुआ है और यहाँ है, और पूरा डूबा हुआ है और यहाँ है, फोर्सेस की क्वांटिटी जो स्ट्रेंथ है उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है इस एरो और नीचे वाले एरोज में डिफरेंस वो सेम रहेगा। ठीक है, तो दबाव बढ़ सकता है लेकिन रिजल्टेंट नहीं बढ़ेगा। सो बायोमसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ एंड ऑल्सो बायोमसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएटीएम, क्योंकि पीएटीएम तो सब तरफ से लगता है घूम के। अगर ऊपर से डायरेक्ट लग रहा है तो ठीक, और नीचे वाया पानी लग जाएगा। कल अपन ने देखा था कि ऊपर एक लिक्विड था, उसका दबाव भी नीचे वाले लिक्विड के थ्रू घूम के लग गया था उसके ऊपर। याद है ना, इंटरफेस पे एक पार्टिकल तैर रहा था। तो इसकी डेंसिटी, इसके प्रेशर का जो प्रभाव है वो भी यहीं से पड़ा था। तो पहले हमने अपने प्रेशर का प्रभाव इस लिक्विड को फील करा दिया था, फिर यहाँ से घूम के अपन ने नीचे लगवा दिया। दैट्स व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो दो बातें रिव्यू करनी है, बायोमसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ एंड बायोमसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएटी। ठीक है, तो बढ़ते आगे। अब ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक ऑब्जेक्ट पूरा पानी में डूबा हुआ है, कौन, लेकिन आपसे जो फोर्स पूछे हैं वो सिर्फ इन येलो एरोज का ही रिजल्ट पूछ रहे हैं। फाइंड द फोर्स ड्यू टू लिक्विड ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन, ऑब्टेन फोर्स ड्यू टू फ्लूइड ऑन कर्व्ड पार्ट ऑफ द कोन। सिर्फ कर्व पार्ट पे पूछा है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि इसमें आपको पूरा एफबीडी बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये शब्द समझ जाते हैं कि आप पे सिर्फ अधूरा बायोंड फोर्स पूछा है, अ पार्ट ऑफ द प्रेशर फोर्स पूछा है, नेट रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स नहीं पूछा है। मतलब ये जो चपटन पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, इसको नहीं लेना है, यहीं से क्लू निकलता है। अगर ये आपका कोन है तो इस कोन पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। नंबर वन, एक तो जो कर्व्ड पोर्शन पे लग रहा होगा, जो कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इन सारे येलो एरोज का रिजल्ट तो मान लो आप एफ, यही मेरा आंसर भी होगा। भाई ये तो लग ही रहा है, इसके अलावा और पानी कहीं से फोर्स लगा रहा है ना, ऊपर से है, तो ऊपर से कितना लगा रहा होगा वो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट में। अब यहाँ ऐसी बात है कि उसने बोला फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, तो पीएटीएम मना कर रहा है, टोटल फोर्स नहीं पूछ रहा है। तो ये अब ऑप्शंस देख के आइडिया लगता है कि चाहता क्या है। पीएटीएम की टर्म कई बार स्किप हो जाती है, कई बार नहीं होती है। तो एक बार अपन पीएटीएम समेट करते हैं। तो ऊपर व्हाट इज द प्रेशर ऑन द फ्लैट पोर्शन, इट इज पीएटीएम प्लस रो जी डी। पीएटीएम प्लस रो जी डी इज द प्रेशर ऑन द फ्लैट पोर्शन, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये तो लग रहा है डाउनवर्ड, और जो अपवर्ड लग रहा है वो मुझे पता नहीं है, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो मुझे पता है, क्योंकि टोटल बायोंड फोर्स का तो मेरे पास फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है, रो वी जी। तो आई शुड राइट एफ माइनस पी नॉट प्लस रो जी डी इंटू पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रो इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो इससे मेरे पास एफ क्या आ जाता है, इसको उधर फेंक दो, रो बाय रो तो कॉमन ही आ गया। देखो टर्म्स तो कोई ऐड होने जैसी है नहीं, रो पाई आर स्क्वायर जी, ये तो कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचेगा h/3 प्लस डी प्लस पीएटीएम इंटू। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू लिक्विड, टोटल फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस। कई बार ये टर्म स्किप हो जाती है, वो ऑप्शंस में से देखना पड़ता है, भाषा से क्लियर होता है
कई बार भाषा से अनक्लियर होता है फिर भी स्किप होती है, तो PATM को वो लेता है नहीं लेता है, सिर्फ पानी की वजह से ही पूछना चाहता होगा तो उससे भी कर सकता है। इस क्वेश्चन में कई बार लोग कहते हैं सर टेंशन तो लगाई नहीं आपने, तो देखो टेंशन, बायोंसी और वजन ये तीनों बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, हाउ इज बी जनरेटेड, कैसे बी पैदा हुआ है। बी ये है एंड बी इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस, ही इज ओनली आस्किंग अपवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड को मैंने अननोन ले लिया, डाउनवर्ड मुझे मालूम है और नेट रिजल्टेंट मुझे मालूम है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर बायोंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ बायोंसी हैज बीन जनरेटेड तो डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट FBD तो लिख ही नहीं रहा हूँ ना यार। हाँ, T + B इज W, ये तो इक्वेशन सर्वदा सत्य है। ओवरऑल फोर्स बैलेंस तो करना ही है, मैंने कोई फोर्स बैलेंस नहीं किया, ये फोर्स बैलेंस थोड़ा ना है क्या, ये तो F1 - F2 इज द नेट रिजल्टेंट बायोंसी को निकाला है मैंने। ओके, फाइंड द फोर्स ड्यू टू लिक्विड अलोन ऑन द हेमिस्फेरिकल स्कूप्ड पार्ट फ्रॉम द सिलेंडर। ये जो लटक रहा है ये कौन है, सिलेंडर, और सिलेंडर में से जैसे वो आइसक्रीम वाला स्कूपिंग डिवाइस नहीं होता है, तो सिलेंडर के नीचे से इसने एक हेमिस्फीयर स्कूप कर दिया, तो आप उल्टा करके इसमें दाल भर सकते हो, कटोरी बन गई ना, फिर उल्टा कर दो वापस, रस्सी से लटका दो। पानी का फोर्स निकालना है सिर्फ इन येलो एरोज का, रिजल्टेंट ऑफ येलो एरोज निकाल। फाइंड द टोटल फोर्स ड्यू टू, फाइंड द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द हेमिस्फेरिकल स्कूप्ड पोर्शन ऑफ द कोन। ये करना है आपको, ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। अगर ये पूरा पानी में डूबा हुआ तो एक बात तो तय है, इसके ऊपर जो टोटल बायोंसी लग रही है वो है ρVg। अब वो बायोंसी कैसे लग रही है, देखो साइड से तो गला घोटा जा रहा होगा, तो साइड वाले का तो वैसे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। ऊपर से धक्का लग रहा होगा PATM × πr², और नीचे से जो ये येलो एरोज है इनकी वजह से लगा लो आप F ही आपका आंसर है। तो आपको सिर्फ ये जो लिखना है F - P0 × πr² शुड बी इक्वल टू द बायोंसी। और बायोंसी कितनी होती है, ρ × अब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, वॉल्यूम होगा πr² H - 2/3 πr³ × G। इससे F निकाल लो, दैट्स इट। अगर वो ऑप्शन में PATM वाली टर्म है तो ठीक, नहीं है तो हटा देना, ठीक है भाई। इसने क्या आइडिया दिया, इसने आइडिया क्या दिया, इसने आइडिया दिया कि आप इन फोर्सेस की बजाय क्यों ना एक दूसरा क्वेश्चन उठाओ जिसमें इसी लोकेशन पे एक टकला लटका दो, ऐसे ये लटका दो, जो हटाया है ना उसको रख दो, बाकी हटा दो। तो क्या लगता है पानी इसको तो ऐसे धक्के मारेगा ना, पानी है इसमें इधर, तो जो इन येलो एरोज का डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्ट है वही उन दूसरे येलो एरोज का अपवर्ड में, तो इसको सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। आओ देख लेते हैं। इन रिजल्टेंट का वैल्यू क्या मान लो आप F, और नीचे जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो मैं जानता हूं PATM + ρgh × πr², इट शुड बी इक्वल टू बायोंसी। तो अगर इस अंदाज में करोगे तो ऊपर वालों को तो F मान लो, ये आप लिख सकते हैं PATM + ρgh × πr² - F शुड बी इक्वल टू बायोंसी। और बायोंसी तो भाई साहब सेम ही है, नहीं सेम कैसे, सेम अलग आएगा, इस बार सेम नहीं आएगा, ρ × 2/3 πr³ × G। इससे F निकाल के देखो, दोनों आंसर्स विल बी सेम। ओके, सो दैट्स एन ऑल्टरनेटिव मेथड। देखो ये बीच में एक अलग टाइप का SHM टाइप का आ गया, भाई कोई चीज़ तैर रही है उसको हल्का सा ऊपर से पुश करके छोड़ दिया तो वहीं ठुमक लेगा, तो इसको कैसे डील करना है। क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है, तैर रहा है, तैर रहा है तो अच्छी बात है, तैरने दो, वजन और बायोंसी बैलेंस हो गए। अब आपने उसको ऊपर से धक्का दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी में डुबोया, वो कौवे की कहानी पड़ी होगी, कौवा कंकड़ लाया, कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया। फिलहाल हम यहाँ पानी के ऊपर आने का वो है उसको क्या मार रहे हैं, इग्नोर। अगले सवाल में इग्नोर नहीं करेंगे, फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अपन ये मान रहे हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, लार्ज। अगर ये लार्ज है तो आप ऊपर से इसको डुबोगे सही तो भी लेक ऊपर नहीं आता कभी, पानी में मुंह डालने से तो नहीं लेक ऊपर आ गया यार,
खतरे के निशान तक आ गया पानी, आप मुंह बाहर निकालो यार। तो अगर हमने इस तैरते ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिखे हैं तो ये तो जितना भी पानी में डूबा हुआ है उस हिसाब से वेट और बायंसी बैलेंस हो रखे होंगे, तो वो तो बैलेंस ही है। जितनी बायंसी अभी लिख रखी है, अभी जो बायंसी लग रखी है उसने इसका वेट बैलेंस कर रखा है। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे, पुश करोगे तो ये x डिस्टेंस एक्स्ट्रा पानी में चला जाएगा, फिर आप तो हाथ हटाने वाले हो। सो हाउ मच एक्स्ट्रा बायंसी इज गोइंग टू बी जनरेटेड? इट विल बी दिस वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा पानी में गए हो आप, एरिया इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी, दिस इज द एक्स्ट्रा बायंसी जो उस पर लगेगी। और यही किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि आप तो छोड़ दोगे। तो दिस इज द एक्स्ट्रा बायंसी एंड दिस इज द मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड दस रीअरेंजिंग कैन गेट यू एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर रूट सिग्मा एच बाय रो जी। अगला प्रश्न ये कहता है कि हमने बेस का एरिया जो है वो 4a ले लिया। अब हम इसको जब x नीचे धक्का मारेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो लेट से हम इसे x नीचे ले गए, तो ये वाली जगह इस ऑब्जेक्ट ने खा ली क्योंकि आप इसे x नीचे ले गए। तो पिछले क्वेश्चन में तो आप x नीचे ले गए थे तो इतना ही वॉल्यूम ये एक्स्ट्रा पानी में गया था, लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पानी जो है ना यहां चला गया होगा, साइड में चला जाएगा ये पानी, यही पानी तो यहां गया है। तो कैन वी फाइंड आउट दिस y एज, कितना वॉल्यूम है ये नीचे? ax, और ये जो साइड वाला वॉल्यूम है ये कितना है? 3a इंटू वाई, क्योंकि 4a में से a कम कर दो तो y का वैल्यू क्या आ गया? x बाई 3। मतलब आप x जाकर भी पानी के अंदर x नहीं एक्स्ट्रा डूबे हैं, x प्लस वाई डूबे हैं। तुम x गए, पानी y ऊपर आ गया, तो तुम तो x प्लस वाई डूब गए ना यार। तो व्हाट इज द बायंसी एक्स्ट्रा? इट इज गोइंग टू बी रो इंटू एरिया इंटू x प्लस वाई टाइम्स g, विच इज रो इंटू एरिया इंटू 4/3 x इंटू जी, और यही आपका सिग्मा AHA होना चाहिए। एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी रो 4 रो बाय 3 सिग्मे जी एच एक्स। ये ओमेगा स्क्वायर है भाई, क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन तो रिस्टोरिंग ही लिखा है। हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है? रिस्टोरिंग। सो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट 3 सिग्मा एच बाय 4 रो जी। ओके जी, एक पुराना फंडा है, तैरता हुआ बर्फ पानी के अंदर लेते हैं अपन और इंतज़ार करते हैं कि ये पिघल जाएगा। जब ये पिघलेगा तो इसका लेवल पानी का जो है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन लेवल। क्या ये सही है या ये सही है? जो पानी में जाएगा पानी मान लिया जाएगा, अर्थात इस बर्फ से कहा जाए, ए बर्फ, हम तुझे इतना पानी मान बैठे हैं क्योंकि हम इतने ही पानी का वेट यूज करके बायंसी लगा रहे हैं आप पे, और आप बैलेंस और हो रहे हो। बताओ, इसका मतलब तेरा मास और इस पीले पानी का मास सेम है भाई। इसका इस बर्फ का इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखोगे? m ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू रो वी येलो इंटू जी। यही तो होता है, वेट इज इक्वल टू बायंसी। अर्थात जी काटने के बाद क्या ये कहना उचित होगा कि जो बर्फ का मास है वो रो वाटर इंटू येलो के बराबर है कि नहीं? अर्थात येलो पोर्शन के बराबर पानी ले लो, उसका मास और बर्फ का मास सेम है, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो इतना ही पानी तो बनेगी। बर्फ की डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, तभी तो तैरती है। तो बर्फ जब पिघलती है तो श्रिंक होती है, पर हम तो श्रिंक होती है वो व्हाटएवर इट इज। प्रॉब्लम ये है कि ये बर्फ जो तैर रहा है, इसने कुछ बायोंसी पानी से मांगी,
ठीक है, तो वो बायोन्सी इस येलो शेडेड पोर्शन के पानी के वेट के बराबर होगी। येलो शेडेड पोर्शन के वॉल्यूम के बराबर पानी के वेट के बराबर mg ऑफ बर्फ है। तो ये इक्वेशन तो अपन ने सही लिखी है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेट इज इक्वल टू बायोन्सी, फिर मैंने g और g काट दिया। अब मैं इससे क्या तात्पर्य निकलूँ कि बर्फ का जो मास है और येलो शेडेड पोर्शन पानी का जो मास है वो सेम है। तो जब बर्फ पानी बनेगा तो उतना येलो शेडेड वॉल्यूम के बराबर तो बनेगा, वो पानी तो है वो। आप तो मुझे सिंपल सा एक चीज बता दो, 1 किलो बर्फ और 1 किलो पानी मैं लेकर आया, उनका वॉल्यूम अलग अलग था, लेकिन जब बर्फ पिघल गई फिर तो वॉल्यूम सेम ही हो गया ना यार। वापिस सुनो, 1 किलो बर्फ और 1 किलो पानी जब पिघल जाएगा बर्फ तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1-1 किलो। तो खैर ये बात आप ध्यान रखो कि तैरती बर्फ जब पिघलती है तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता। अब इसमें और ऑल्ट्रेशंस भी आते हैं तो देखते हैं अपन, बट फिलहाल अपन ये वाला प्रश्न उठा रहे हैं। सो वॉट एवर फोर्स यू हैव एडिशनली एक्सर्टेड एंड दैट इज 1 न्यूटन ऑन बर्फ, वो बैलेंस किया जाएगा एडिशनल बायोन्सी की बदौलत। तो वो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1000 पानी की डेंसिटी होती है इंटू डेल्टा वी इज द वॉल्यूम विच यू हैव गॉन फर्दर इनसाइड टू जनरेट बायोन्सी इंटू जी। तो इससे डेल्टा वी की वैल्यू आती है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा पानी में गए हो जो एक्चुअली में होने नहीं वाला है। वो तो जैसे ही बर्फ पिघला और रस्सी रस्सी गायब होगी सारी। इसका मतलब ये वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा बायोन्सी जनरेट हुआ है ये लॉस्ट हो जाएगा, और इसी वॉल्यूम के हिसाब से पानी जो है वो वापस नीचे आ जाएगा। तो कितना नीचे आएगा पानी? एरिया ऑफ द कंटेनर इंटू एच शुड बी इक्वल टू 10⁻⁴। व्हाट इज एरिया ऑफ द कंटेनर इन द क्वेश्चन? ढूंढते हैं 400 सेंटी स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 400 अपॉन 100 इंटू एच शुड बी 10⁻⁴। सो एच कम्स आउट टू बी 1/400 मीटर स्क्वायर। आई एम सॉरी मीटर। उसको देखो, आई थिंक बी 1/4 है तो बी शुड बी द आंसर। बी इज द आंसर। देखो ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ईच है। ऊपर वाले की डेंसिटी 400 है, नीचे वाले की डेंसिटी 600 है। दोनों का जो कनेक्शन है वो एक फ्लैट जॉइंट है, ये चपटा है, बिल्कुल फ्लैट चपटा, और इसका एरिया भी दे रखा होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉन्टैक्ट एरिया इनका। ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में लटका पाया गया पानी के अंदर किस गहराई पे? h, और h की वैल्यू ही इसने पूछी है। मिनिमम h पूछ रहा है, मिनिमम h पूछ रहा है। देखो अगर कोई चीज़ फला जगह इक्विलिब्रियम पे है तो उसको कहीं भी रख दो तो इक्विलिब्रियम पे रहेगी ना यार, बायोन्सी तो इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ होती है वैसे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का जो गोंद अपन ने लगाया ना चिपकाने के लिए, उसकी मैक्सिमम एबिलिटी 500 ही झेल सकता है वो गोंद, वरना फट जाएगा, ये चिपक जाए, मतलब ये दोनों से सेपरेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पानी इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन चिपके हुए हैं। क्यों सेपरेट करने की कोशिश कर रहा होगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है साले की, 400 है, ये ऊपर जा रहा होगा, वो गेंडा है वो नीचे जा रहा होगा, तो पकड़ के बैठ गया उसको कि मैं नहीं जान दूंगा, लटके रहेंगे अपन ये भी। तो आपस में खींचने की एबिलिटी कितनी है? 500। तो उस 500 को क्रिटिकल डेटा यूज करके हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितनी गहराई तक इसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले अपन को इसमें एक का पार्ट करना चाहिए, कैन वी गेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये अपन ने पिछली क्लास में भी किया था। टोटल बायोन्सी शुड बी वेट। तो टोटल बायोन्सी क्या होगी भाई साहब? सिग्मा इंटू 2 मीटर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू जी प्लस ρ2 इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू जी। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई ρ1 प्लस ρ2/2, और 400-600 का एवरेज होता है 500 kg पर मीटर क्यूब। ये आपके लिक्विड की डेंसिटी। ओके जी, अब बात ये आती है कि ये जो ρ1 नाम का आइटम है, ये इसका ρ1 नाम का आइटम का जो बेस है ये किस गहराई पे टिका हुआ है? h। तो आपको इस h की मिनिमम डेप्थ निकालनी है। व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ इन द लिक्विड दैट कैन, तो मिनिमम गहराई निकालनी होगी।
कैसे करें? हमने सबसे पहले आपने देखा क्या किया, ओवरऑल इक्विलिब्रियम लिखा, इसका वेट प्लस इसका वेट इज इक्वल टू ओवरऑल बायोन्सी। आई थिंक ये लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन को लिख के मैंने क्या पता लगा लिया कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की क्या डेंसिटी। अब उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों आइटम्स को चिपकाया गया है, ठीक है, और ये कह रहा है मैक्सिमम कितना पानी के नीचे ले जाकर रख दूं इसको मैं कि वहां ये रह सके। मतलब एक पर्टिकुलर मैक्सिमम गहराई पे इसको आपस में खींचने का प्रयास किया जा रहा होगा, और वो खींचने कौन नहीं देगा, गोंद। और मैक्सिमम गोंद की हैसियत कितनी बताइए, 500। तो इसमें मेरे प्रॉब्लम ये आ रही है कि पानी में इस ऊपर वाले या नीचे वाले को भी ले सकते हैं, फिलहाल हम सिर्फ ऊपर वाले से बात करें, इन येलो एरोज का रिजल्टेंट क्या है। एफबीडी बनाना ना मुझे सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का, तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो व्हाट आर द फोर्सेस? नंबर 1 इन येलो एरोज का रिजल्ट, नंबर 2 वेट, नंबर 3 ग्लू। 3 फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर। तो लेट्स से ये जो येलो एरोज है इनकी बदौलत तो लग रहा है एफ। उसके अलावा इसका वेट, वेट कितना है 400 इंटू 1 इंटू जी, एक ये लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस एफ को अपन अपवर्ड ले लेते हैं, वरना अपनी इक्वेशन ही सही नहीं बैठेगी। अपवर्ड, भाई 13 पार्ट करना है तो somebody has to push upwards। तो ये तो हो गया अपवर्ड। नीचे की तरफ क्या लग गया, वेट, और साथ में और क्या लग गया, ग्लू फोर्स। अब मेरे को ये एफ निकाल के देना। इस एफ को मैंने इन येलो एरोज के रिजल्ट को, शक्ल से ये येलो एरोज का रिजल्ट देखकर कैसा लगता है, किधर आएगा, डाउनवर्ड्स। लेकिन ये डाउनवर्ड्स नहीं आएगा, ये अपवर्ड्स आएगा। देख लेते हैं ना। अब मेरे को ये एफ कैसे निकालूं मैं? ये एफ निकालने के लिए मुझे एक नया केस सोचना पड़ेगा, जिसमें मैं ये मानूंगा कि ये सिर्फ ये ही कैरेक्टर पानी में, नीचे वाला है ही नहीं। और अगर नीचे वाला है ही नहीं तो फिर व्हाट आर द फोर्सेस? मुझे ये पता है कि एक तो ये एफ लग रहा है, उसके अलावा जब नीचे वाला है ही नहीं तो ये तो पूरा पानी में डूब गया। तो ये जो नीचे वाला जो फ्लैट पोर्शन है, यहां भी तो पानी आ गया होगा। तो क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे, रो नहीं, सिग्मा जी एच मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर कर लो उसको। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वही तो बायंसी होनी चाहिए, और बायंसी मेरे को पता है, बायंसी कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 1 इंटू जी, ये बायंसी हो गई, इज इक्वल टू एफ प्लस ये वाला एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू क्या आ रही है जरा देख लें। सिग्मा की वैल्यू आपने निकाली 500 इंटू जी इंटू एच इंटू 0.01। सो कैन आई राइट इट एज 50H। और इधर क्या आ रहा है, तो F का वैल्यू मेरे क्रिएट हो गया 5000 माइनस 50H। अब इस F की वैल्यू आप यहां पर दो तो इक्वेशन क्या आती है, 5000 माइनस 50H, ये तो अपवर्ड फोर्स हो गया, शुड बी इक्वल टू, ये कौन लोग है, कौन है लोग, कहां से आते हैं, 4000 प्लस ग्लू, तो 1000 माइनस 50H इज इक्वल टू ग्लू, और ग्लू लेस देन कितना होना चाहिए, 500। तो इसको इधर जाएगा तो कितना आएगा, एच का वैल्यू देख लीजिए आप, 500 लेस देन इक्वल टू 50H। सो H मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, H मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 10। और इसका मतलब ये वर्ड मैक्सिमम नहीं है, ये क्या होगा, मिनिमम ही है। सही है, कोई उसमें ज़बरदस्ती में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर। ये एक पुराना जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो किस तरह का 3D स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में ये इस तरह का सेटअप है, ऐसा सेटअप है। ये खड्डा है, यहां से पानी डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये भी खुला है,
बस ये फ्लैट, ये ढक्कन है नीचे, बेस। ये मानो बेस के अंदर एक खड्डा करके, बेस के अंदर एक खड्डा करके एक सिलेंडर बना दिया ऐसे ऊपर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया ऐसे, ये रख दिया, तो सेटअप समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है, ये पानी भरता जा रहा है, तो कह रहा है फाइंड एच, एक ऐसा एच निकालो जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ρ/3 डेंसिटी वाला सिलेंडर है वो 0 हो, मतलब इस पे नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बेस नहीं लगना चाहिए। फाइंड एच फॉर विच नो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बेस। अब आप देखो, अगर इस फोटो में देखा जाए तो ऊपर कितना पानी है इसके, एच, तो ऊपर के तो पूरे पोर्शन पे प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा, और नीचे जो है वो सिर्फ इतने ही पोर्शन पे लग पा रहा होगा, नीचे तो इतने भी लग रहा होगा कम पे। तो ऊपर का जो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड, वो तो होगा ρgh इंटू πr², π2r², इसका रेडियस 2r दिया है। इज दिस द फोर्स फ्रॉम ऊपर से? PATM नहीं लेना है क्योंकि PATM तो सब तरफ से लग के कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी PATM है। अच्छा, दूसरा इसका खुद का वेट ρ/3 इंटू π4r² इंटू H, कैपिटल H। और अब आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रेशर हियर। और यहाँ पे पूरा एरिया आपके नसीब में नहीं है, यहाँ 3πr² नसीब में है, क्योंकि 4πr² में से πr² तो कम हो गया। तो नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा ρg स्मॉल h प्लस कैपिटल H इंटू 3πr²। अब इन सारों को आपको बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करोगे तो इक्वेशन क्या आती है वो मैं लिख देता हूँ, देखो, ρg 4π स्मॉल r² h प्लस ρ/3 4π g, यहाँ भी आएगा ना, जी नहीं लगा इसमें, और ये बराबर होगा 3ρg π स्मॉल r² इंटू h प्लस h। सब सही है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ρg ρg ρg, पाई पाई पाई, r² r², तो बचा क्या, 4h प्लस 4/3 बड़ा H इज इक्वल टू 3 स्मॉल h प्लस 3 कैपिटल H। तो H इज इक्वल टू 3 माइनस, सो H इज इक्वल टू 5 कैपिटल H बाय 3, 5 कैपिटल H बाय 3 जो आंसर। ओके, सवाल ये है, इफ नॉर्मल इज 0 ऑब्टेन स्मॉल h। एक फिक्स्ड वायर है, स्मूथ फिक्स्ड वायर, इसके ऊपर एक मोती है, ठीक है जी। इस मोती को अपन ने थोड़ा सा साइड में करके छोड़ दिया, तो ये सन्नाटा हो जाएगा पक्के, और जब ये सन्नाटा हुआ पक्के यहाँ जाएगा तो यहाँ से शूट होता हुआ उड़ेगा ऊपर, टेक ऑफ, और लैंड करेगा धड़ाक करके। तो जब धड़ाक करके लैंड करेगा तो आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे, ठीक है। देखो, जैसे ही आपने इसको यहाँ से छोड़ा होगा, ये भाग के ऊपर गया होगा, तो इसकी स्पीड कैसे निकालोगे? जब ये भाग के ऊपर गया तो बायंसी ने इस पर पॉजिटिव वर्क किया और ग्रेविटी ने नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी तो बन गई। तो जब मैं बेस पे बात करूँ तो बेस पे इसके पास कुछ नहीं था, जब ये भाग कर ऊपर गया तो इसके ऊपर बायंसी का वर्क डन होगा, बायंसी इंटू 1, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बायंसी इज 1, सीधा ऊपर लगती है बायंसी, तो आप ऊंचा कितने गए, 1 गए ना, उससे क्या होगा, mg1 प्लस हाफ mv²। अच्छा, क्योंकि पानी की डेंसिटी इसकी तुलना में डबल है, देखो ना, पानी की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की तुलना में डबल है,
मतलब बायंसी विल बी डबल द वेट। वेट होता है रो वी जी, बायंसी होती है रो वाटर वी जी, और रो वाटर इसकी दोगुनी डेंसिटी का। तो अगर डबल डेंसिटी का पानी है तो बायंसी तो 2 mg हो गया ना। सो 2 mg इंटू 1 इज इक्वल टू 2 mg इंटू 1 प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो v का वैल्यू कितना आ गया? √20। भाई बायंसी जो है ना डबल डेंसिटी के, लिक्विड की डेंसिटी डबल है ना, ये मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, मतलब y का वैल्यू अगर 1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √2, 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो डिफरेंशिएट करो उसको dy बाई डी एक्स, वो आ रहा मेरे पास x, और x कितना है? √2, मतलब tan थीटा इज √2। तो अब स्पीड तो मिल गई ना आपको, अब तो आपको रेंज तो निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? u स्क्वायर मतलब v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2/g। अगर tan थीटा √2 है तो साइन कॉस की वैल्यू कितनी है? r इज इक्वल टू 2 v स्क्वायर की वैल्यू है 20/10, और अगर ये √2 है tan थीटा तो साइन कॉस कितना होगा? √2/3 और 1/3, ये अंडे कट गए। 4√2/9, अच्छा √3 है, ये √3 है, तो कितना हुआ ये? 4√2/3। तो इसका कोऑर्डिनेट √2 ऐड कर दो इसके अंदर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7√2/3, 1 यहाँ गिरेगा। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स। पानी का टोटल फोर्स बैलेंस। आप देखो पानी की शक्ल ऐसी है ना, इसमें ये पानी की शक्ल है, तो साइडों से कैसा फोर्स लग रहा होगा? डाउन साइड। तो जो साइडों ने फोर्स लगाया वो तो F है, उसके अलावा वजन, उसके अलावा बेस से कितना फोर्स है? ρgh इंटू ए। बैलेंस कर दो, हो गया क्वेश्चन। F प्लस mg इज इक्वल टू ρgha, तो F आ गया ρgha माइनस सेंटर ऑफ बायंसी। अगर कोई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है तो उसी पे तो बायंट फोर्स लगेगा, तो जो डूबा हुआ हिस्सा है उसी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लगता है। सेंटर ऑफ बायंसी इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन। सबमर्ज पोर्शन के ज्योमेट्रिकल सेंटर में, सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो उसको, बट सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा अच्छा शब्द है ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे आप देखो ये डंडा पानी में डूबा हुआ है, तो वजन तो आप सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, लेकिन ये तो पानी में इतना ही तो डूबा हुआ है, तो इतने पोर्शन के मिड पॉइंट पे लगा देना बायंसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन निपटा लेते हैं इसके ऊपर। आप देखो एक डंडा नीचे हिंज्ड है और ऐसे टेढ़ा है, और पानी से बाहर ऐसे L/4 फांकड़ा बाहर निकाल रहा है। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ रॉड एंड वाटर इफ द रॉड इज इन सच एन इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? टॉर्क बैलेंस। तो देखो वजन तो लगेगा सेंटर पे, और बायंसी लगेगा इतने पोर्शन के ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो करते हैं जरा ट्राई इसको। देखो आप देखो कि ये L लेंथ का डंडा है ना, तो बायंसी तो भाई साहब बीच में लगेगी यहाँ, और वजन लगेगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना होने का? L/2 cos थीटा। और बायंसी के लिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये, वो होगा 3L/8 cos थीटा, क्योंकि L/4 तो हवा में है ना पार्टिकल, डंडा। तो ये जो डूबा हुआ हिस्सा है वो 3L/4 ही है, तो उसका आधा करो 3L/8। तो इस बॉटम के बहुत टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ मैं। सो बायंसी इंटू 3L/8 cos थीटा शुड बी इक्वल टू वेट इंटू L/2 cos थीटा। तो काफ़ी कुछ काटने के बाद पता चला 3/4 बायंसी इज इक्वल टू 8। अरे काटो ना, तो बायंसी कितना आएगा? रो वाटर इंटू 3/4 L इंटू एरिया,
इंटू जी, ये बैलेंस हो गई। जितना डूबा हुआ हिस्सा है उसका वॉल्यूम, और वजन का क्या होगा, रो रॉड इंटू एल जी। तो लाख लाख काट दिया, रो रॉड बाय रो वाटर 9/16 इज आंसर। ओके।